हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। एंड क्लासेस स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है। एंड रात में 8 बजे एक क्लास होती है और इस समय जो टॉपिक चल रहा है फैमिली चल रहा है, जिसमें डिटेलिंग में जो फैमिली से रिलेटेड स्टडीज़ हुई हैं, फैमिली के टाइप्स हैं, परिवार के उद्भव के जो सिद्धांत हैं उनसे संबंधित, और इसके अलावा समाजशास्त्रियों के जो अध्ययन रहे हैं उनके बारे में बातें हुई हैं। एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए गए हैं फैमिली से रिलेटेड। एंड ये टॉपिक ऐसा है जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करिए। ओके, क्वेश्चन है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ये पुस्तक किसकी है? ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ऑप्शंस दे रखे हैं रॉबर्ट बियरस्टेड, होम्स, कूले, जॉनसन। यहाँ पर राइट आंसर चार्ल्स कूले होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चार्ल्स कूले की ये बुक है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। और चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है, और अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा भी चार्ल्स कूले ने ही दी है। याद रखिएगा, प्राथमिक समूह की अवधारणा और अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले की है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, और ये अवधारणा से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न है किसके विचार हैं कि श्रम विभाजन जितना अधिक विशेषीकृत होगा, अर्थव्यवस्था उतनी ही फले फूलेगी तथा राष्ट्र समृद्ध होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं दुर्खीम, हीगल, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन जितना अधिक विशेषीकृत होगा, अर्थव्यवस्था उतनी ही अधिक फलेगी फूलेगी और राष्ट्र समृद्ध होगा। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है यदि कोई पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तालाक एवं पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार कहलाता है। ऑप्शंस है एक विवाह, क्रमिक एकल विवाह, बहुभार्यता, क्रमिक बहुभार्यता। यहाँ पर सही क्या होगा? कोई एक पुरुष है जो एक समय में एक ही स्त्री से विवाह कर रहा है और उसका अगर तलाक हो जाता है, ठीक है, तो फिर वह पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त यानी कि फिर से वो शादी कर सकता है। तो ऐसा जो व्यवहार है उसे क्या कहा जाएगा? क्रमिक एकल विवाह। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है? ऑप्शंस है कार्ल मार्क्स, कार्ल पॉपर, दुर्खीम, मैक्स वेबर। प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी इनमें से किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स, कार्ल पॉपर, दुर्खीम, मैक्स वेबर। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी थी अगस्त कॉम्ट ने। विज्ञानों का वर्गीकरण भी दिया है अगस्त कॉम्ट ने। समाज के दो प्रकार, सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी बताए हैं अगस्त कॉम्ट ने। समाजशास्त्र के जनक हैं, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? दुर्खीम होगा, ठीक है। दुर्खीम होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। दुर्खीम है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है?
जेमिनशॉफ्ट एंड जसलशॉफ्ट, परिस्थिति अनुबंध, सैनिक समाज, औद्योगिक समाज, यांत्रिक एकता और साविवी एकता। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर इनमें से किससे संबंधित हैं? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी है। सैनिक समाज और औद्योगिक समाज, समाज के दो प्रकार बताए थे हर्बर्ट स्पेंसर ने, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज, ठीक है। सैनिक समाज की जगह पर संघर्षशील समाज या फिर शिकारी समाज भी देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? रॉबर्ट बियरस्टेट, दुर्खीम, बोगार्डस, किंग्सले डेविस। इनमें से किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? रॉबर्ट बियरस्टेट, दुर्खीम, बोगार्डस, किंग्सले डेविस। ऑप्शंस दे रखे हैं। राइट आंसर क्या होगा? इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और इमाइल दुर्खीम ने आदर्श शून्यता या इसकी जगह मानक शून्यता भी आप देख सकते हैं, ये शब्द इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे पहले प्रयोग दुर्खीम ने ही किया था, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले दुर्खीम ने ही किया था। प्रश्न है, सामुदायिक भाव के 3 तत्व हैं। हम की जो हम का भाव है, यानी कि हम की जो भावना होती है, वी फीलिंग, भूमिका का पालन का जो भाव है, निर्भरता का भाव। ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बियरस्टेट, किंग्सले डेविस एंड मैकेवर एंड पेज। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? मैकेवर एंड पेज, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। प्रतिमान होते हैं, आइए ऑप्शंस देखते हैं। वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए, वे मानक जिनका पालन व्यक्तियों में प्रसार लाने हेतु किया जाता है, कतिपय नियम जो व्यक्तियों को किसी किस्म की अंतरक्रिया से दूर रखने हेतु अपनाए जाते हैं, या फिर वे जो व्यक्तियों के आचरण के विपरीत कार्य करते हैं। प्रतिमान किसे कहा जाएगा? प्रतिमान क्या है? ऑप्शन ए, वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है, इसे क्या कहा जाएगा? राजनीतिक संस्था, आर्थिक संस्था, धार्मिक संस्था या फिर शैक्षिक संस्था। औपचारिक संस्था जो कि कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है, उसे क्या कहा जाएगा? वो क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या होगा? राजनीतिक संस्था, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? सामाजिक मानक सार्वभौमिक होते हैं, सामाजिक मानक परिस्थिति के अनुसार होते हैं, एक समाज में सभी सामाजिक मानक समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, सामाजिक मानक लगभग गतिहीन होते हैं। सही बताना है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक मानक परिस्थिति के अनुसार होते हैं, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, सामाजिक प्रतिमान या सामाजिक मानदंड इसे कहा जाता है, ये हर एक समाज में अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो एक जगह एक समाज में मानदंड समाज के द्वारा स्वीकृत हैं, समाज के द्वारा मान्य है मानदंड या सामाजिक प्रतिमान, ज़रूरी नहीं है ये दूसरे समाज में वही मानदंड मान्य हो, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सामाजिक मानक परिस्थिति के अनुसार होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, समाज की विशेषताएं हैं, ऑप्शंस हैं निश्चित भूक्षेत्र, संतति, रिप्रोडक्शन से यहाँ मतलब है संस्कृति और स्वावलंबन। ऑप्शंस है मैकेवर, जॉनसन, किंग्सले डेविस,
रिजमैन। समाज की इन विशेषताओं की बात इनमें से किसने की है? निश्चित भूक्षेत्र, संतति, यहाँ पर रिप्रोडक्शन से संबंध है, संस्कृति, स्वावलंबन। यहाँ पर राइट क्या होगा? जॉनसन है। ठीक है, जॉनसन है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को राजनीतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली माना गया है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था यानी कि वही शिशुअवस्था, युवावस्था या फिर किशोरावस्था। समाजीकरण इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। सोशलाइजेशन प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप सोशियोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को देख सकते हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, जितने भी क्लासेस ली गई हैं, उन सभी का प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है और सभी क्लासेस सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कराई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? किशोरावस्था होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन प्रयत्न चलती रहती है, और चूंकि जीवन प्रयत्न चलती रहती है तो इसमें गतिशीलता पाई जाती है। ठीक है, परिवर्तनशील प्रक्रिया है। और इसके अलावा इसकी एक महत्वपूर्ण अवस्था पूछी जाती है जो कि शिशु अवस्था से बाल्यावस्था मानी जाती है। ठीक है, समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? शिशु अवस्था से बाल्यावस्था मानी जाती है, ये याद रखिएगा। प्रश्न है किसने कहा है कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? जाति मूलतः एक मानसिक दशा है, ये किसका कहना है? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, एस सी दुबे, ए आर देसाई, एम एन श्रीनिवास। बताइए किसने कहा है कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? बी आर अम्बेडकर, एस सी दुबे, ए आर देसाई, एम एन श्रीनिवास ऑप्शन है। यहाँ पर राइट आंसर बी आर अम्बेडकर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है न्योता भेंट नातेदारी प्रथा जिसके अंतर्गत जितना रुपया नगद लिया जाता है उतना ही लौटा कर भेंट में दिया जाता है। न्योता रजिस्टर बनाए जाते हैं जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते हैं। यह प्रथा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शंस दे रखे हैं उत्तरी क्षेत्र, मध्यवर्तीय क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वीय क्षेत्र। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है किस जनजाति में दादा पोती तथा दादी पोता के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं? टोडा जनजाति, ओराव जनजाति, बैगा जनजाति, भील जनजाति ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर सही विकल्प कौन सा होगा? और ट्राइबल सोसाइटी यानी कि जनजाति समाज, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैगा जनजाति है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है निम्न में से किस विद्वान ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है? मर्डॉक, लेवी, रेडक्लिफ ब्राउन, मॉर्गन ऑप्शंस हैं। अफ्रीका की नातेदारी पर किसका अध्ययन है? मर्डॉक, लेवी, रेडक्लिफ ब्राउन, मॉर्गन। यहाँ पर सही क्या होगा? जीपी मर्डॉक। ठीक है, जीपी मर्डॉक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 3 तरह की नातेदारी की बात की थी, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। इस तरीके से पूछा जाता है। देखिए प्रश्न है मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? 99, 33, 125, 151। तृतीयक नातेदारी की बात हो रही है। एंड कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि प्राथमिक नातेदारी में कितने आते हैं, द्वितीयक में कितने आते हैं। ठीक है, यहाँ पर तृतीयक पूछा जा रहा है तो 151 होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है कहलाता है? प्राथमिक समूह, नातेदारी, द्वितीयक समूह, समुदाय। बताइए यहाँ पर सही क्या है? विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है उसे क्या कहा जाएगा? प्राथमिक समूह, नातेदारी, द्वितीयक समूह या फिर समुदाय। तो यहाँ पर क्या होगा? नातेदारी होगा। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र, केरल, असम, ओडिशा। तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो इनमें से किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र है,
केरल है, असम है, ओडिशा ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? केरल है, ठीक है, केरल है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव कब हुआ था? 1982, 1993, 1994 या फिर 1995? बताइए यहाँ पर सही विकल्प कौन सा है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव कब हुआ था? 1982, 1993, 1994, 1995? राइट आंसर क्या होगा? 1995, ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों में धर्म और समाज का अध्ययन किया? ऑप्शंस दे रखे हैं, जीएस घुरिये, केएम कपाड़िया, एमएन श्रीनिवास, डीएन मजूमदार। दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों में धर्म और समाज का अध्ययन इनमें से किसका रहा है? जीएस घुरिये, केएम कपाड़िया, एमएन श्रीनिवास, डीएन मजूमदार ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? एमएन श्रीनिवास, ठीक है, एमएन श्रीनिवास, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और एमएन श्रीनिवास की अवधारणाओं के बारे में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्स में पूछी जाती है संस्कृतिकरण की अवधारणा, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, संस्कृतिकरण की अवधारणा एमएन श्रीनिवास की। इसके अलावा इन्होंने प्रभुत्व जाति की भी अवधारणा दी है, जिसे डोमिनेंट कास्ट कहा जाता है। प्रभुत्व जाति के अलावा प्रभु जाति या प्रभावी जाति भी एग्जाम्स में इस तरीके से पूछा जाता है, तो यही डोमिनेंट कास्ट है। फिर पश्चिमीकरण की अवधारणा इन्होंने दी है, आधुनिकीकरण की अवधारणा दी है, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा दी है, फैलाव की भी अवधारणा इन्होंने ही दे रखी है। तो ये सारी अवधारणाएं इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। प्रश्न है धर्मनिरपेक्षीकरण की निम्न में से कौन सी विशेषता है? अपने धर्म से अटूट लगाव रखना, केवल अलौकिक शक्ति में विश्वास करना, राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्मों को समान मानना, धार्मिक आधार पर संप्रदाय का निर्माण करना। धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है? इनमें से कौन इसे सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? उसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर सही क्या होगा? सही होगा राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्मों को समान मानना, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया है। ऑप्शंस दे रखे हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मेरेट, एमएन श्रीनिवास एंड मिल्टन सिंगर। यहाँ पर सही क्या होगा? कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा और वृहद परंपरा की अवधारणा को इनमें से किसने दिया है? रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड। देखिए प्रश्न पूछा गया है कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा और वृहद परंपरा की अवधारणा को किसने दिया है, ठीक है, इस तरीके से पूछा जा सकता है डायरेक्ट। अब प्रश्न इस तरीके से नहीं देते हैं कि लघु परंपरा और वृहद परंपरा की अवधारणा क्या है, ठीक है। अब रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणाओं के बारे में बात की जाए तो इनकी अवधारणा कृषक समाज की अवधारणा रही है। फिर लघु परंपरा और वृहद परंपरा आप देख ही रहे हैं, ठीक है, ये भी है। इसके अलावा लघु समुदाय की अवधारणा इन्होंने दी है, लोक संस्कृति और लोक समाज की अवधारणा भी इनकी है। लघु समुदाय से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, लक्षण कौन कौन से हैं, जो कि रेडफील्ड ने बताए हैं। और इसके अलावा गांव को लघु समुदाय का उदाहरण किसने माना है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने माना है। लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, ये किसने कहा है? तो ये भी कहना रॉबर्ट रेडफील्ड का है। इस तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपको जो भी बताया जा रहा है सभी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन लघु परंपरा का अंग नहीं है? आइए देखते हैं। लोक कथा, दंत कथा, रामायण, विवाह गीत लघु परंपरा का अंग नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर रामायण होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। वृहद परंपरा में क्या क्या आता है, किसे वृहद परंपरा कहा जाता है? तो ये याद रखिएगा, जो
जिनका वर्णन व्यवस्थित तरीके से लिखित तरीके से व्यवस्थित सिस्टमेटिक तरीके से जिसका वर्णन हो, ठीक है, वो वृहत परंपराएं कहलाती हैं। उनका वर्णन, उन परंपराओं का वर्णन धार्मिक ग्रंथों में है, ठीक है। जिन परंपराओं का वर्णन धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलता है, लिखित है, व्यवस्थित तरीके से है, वो वृहत परंपराओं के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। प्रश्न है, समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है, या फिर जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है। सामाजिक संरचना की जो गतिशीलता है, इनमें से किसे कहा जाएगा? कौन सही तरीके से परिभाषित कर रहा है समाज की संरचना की गतिशीलता को लेकर? सामाजिक संरचना की गतिशीलता किसे कहा जाएगा? जब समाज के लोगों की स्थितियों में, उनकी परिस्थितियों में बदलाव होता है, उसे। ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन विलेज इंडिया किसकी है? एस.सी. दुबे, डी.पी. मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार, ए.आर. देसाई। बुक का नाम है पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन विलेज इंडिया, किसकी हो जाएगी? एस.सी. दुबे, डी.पी. मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार, ए.आर. देसाई ऑप्शंस हैं। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एस.सी. दुबे, ठीक है। एस.सी. दुबे का पूरा नाम है श्यामाचरण दुबे, और इन्होंने कमार जनजाति पर अध्ययन किया है। द कमार नाम से इनकी बुक भी है। शामीरपेट गांव पर भी अध्ययन किया है, और बहुल परंपरा की अवधारणा दे रखी है। प्रभु व्यक्ति की भी अवधारणा एस.सी. दुबे ने दी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, द इंडियन साधुस इस पुस्तक से कौन संबंधित है? ल्यूडियुमो, वेरियर एल्विन, जी.एस. घुरिये, एस.सी. दुबे। बुक का नाम है द इंडियन साधुस, किसकी है ये बुक? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? द इंडियन साधुस, जी.एस. घुरिये, ठीक है। जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एंड घुरिये ने जाति व्यवस्था पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में जाति व्यवस्था का, जाति प्रथा का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से इन्होंने अध्ययन किया था। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है, किसका कहना है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की सीमाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता? ऑप्शंस दिए गए हैं, मैकेवर, जिन्सबर्ग, बोटोमोर, गुरविच एंड मूर। मैकेवर, जिन्सबर्ग, बोटोमोर, गुरविच एंड मूर ऑप्शंस दे रखे हैं। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की सीमाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर जिन्सबर्ग, ठीक है। जिन्सबर्ग, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, अविद्यालयीकरण संबंधित है इवान इलिच, पोलो फेरी, ए और बी दोनों, या फिर भगवान दास? बताइए, अविद्यालयीकरण किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इवान इलिच और पोलो फेरी दोनों ही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, माइंड एंड सोसाइटी कृति किसकी है? जी.एच. मीड, मॉर्गेट मीड, पेरेटो, रॉल्फ लिंटन। माइंड एंड सोसाइटी किसकी हो जाएगी? माइंड एंड सोसाइटी, जी.एच. मीड, मॉर्गेट मीड, पेरेटो, रॉल्फ लिंटन ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? माइंड एंड सोसाइटी, ये पेरेटो की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।